नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहां पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना, जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। हम आपके लिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2012 कक्षा 1 से 5 के सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हल प्रश्न पत्र को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हम देखिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर 2012 का हल प्रश्न पत्र को दिखा दिया है। आप सभी उसको अवश्य देख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि वो जो प्रश्न आया था कहाँ से आया था। वो प्रश्न ज़्यादातर करके आपके जो है यहाँ पर आपको जैक की किताब से पूछा गया था, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर सब प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही तैयारी यहाँ बहुत पहले से चल रही है। तो आप सभी अभी तक जो भी नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर सीडीपी का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी भी क्लास के लिए। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कुछ आया हुआ था, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। कोई भी भाषा को सीखने की दक्षता कब प्रारंभ हो जाती है, कब शुरू हो जाती है, ये पूछ रहा है। लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ या पढ़ने के साथ, ठीक है। देखिए किसी भी भाषा को सीखने की दक्षता कब से प्रारंभ होने लगती है, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सुनने लगता है। यदि आप अभी झारखंड के रहने वाले हैं, यदि आप बंगाल में जाएंगे, वहाँ क्या बोली जाएगी, बंगाली बोली जाएगी कि नहीं, बोलिए, बोली जाएगी ना। आप उस भाषा को सीखने में कैसे सक्षम होंगे, तो उस भाषा को सुन करके, किसके, सुन करके, सुनने के साथ ही आप उस भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होने लगेगी। प्रारंभ होना है मतलब शुरुआत होने लगेगा। कुछ कुछ चीज़ों को सुन करके ही आप सीखने लगते हैं कि खाने का मतलब क्या है, पीने का मतलब क्या है, सोने का मतलब क्या है। तो ये कैसे प्रारंभ होता है, जब भी हम दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो भाषा को सीखने की क्षमता शुरुआत होती है सुनने के साथ। किसके साथ होती है, सुनने के साथ। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। देखिए व्यक्तित्व पाठ को पढ़ाया गया है, आपको दे दिया गया है, केवल बुद्धि के रूप में, मुखीय वैशिष्ट के रूप में, कठोर बर्ताव के रूप में या व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में, ठीक है। तो व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत प्रभाव होता है। किसी आदमी को आप कहते हैं कि वह ईमानदार है, किसी आदमी को कहते हैं वह नेता है, किसी आदमी को कहते हैं वह डॉक्टर है। इसका मतलब क्या है,
उस आदमी का जो व्यक्तित्व है उसका व्यक्तिगत प्रभाव है। ये जो पद है किसी का भी व्यक्तिगत प्रभाव है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यानी व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाएगा? व्यक्तित्व प्रभाव के रूप में समझा जाएगा। ठीक है। थकावट के लक्षण है। देखिए अब आप कहिएगा सर ये सब प्रश्न कितनों पढ़ेंगे तो भिड़ेगा। आपको मैं बता देता हूँ सीडीपी। सीडीपी देखिए ये आपकी दिमागी उपज होती है। हम बार बार बोलते हैं, आप ये नहीं सोचिए कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जा करके पढ़ रहे हैं तो सीडीपी हूबहू लिखा हुआ भिड़ेगा। ये कदापि आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करके वहाँ से कुछ अंक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीडीपी होता वही है जो आपके दिमाग को निचोड़ निकालता है। और प्रश्न क्या बनेगा इसका कोई माई बाप और कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। ठीक है। इसलिए कहीं से भी पूछ दिया सकता है। आप बताइए थकावट के लक्षण क्या है? ये आपके कॉमन सेंस पर है। कॉमन सेंस पर प्रश्न है ना। क्या है थकावट का लक्षण बताइए? वजन में कमी होने से थकावट होता है, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी या लंबाई की कमी। ठीक है। इसमें थकावट के लक्षण कौन है? ठीक है, बताना है। देखिए तो थकावट का लक्षण इसमें मुख्य रूप से है कि आपकी काम में रुचि की कमी हो जाती है। यदि आप थक जाते हैं, सोचिएगा समझिएगा तब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। न तो सीडीपी ही एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा प्रश्न है जो लगेगा कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी सही है, लेकिन मारना क्या वो है? एक को मारना है ना, एक ही मारना है ना आपको। तो अब सोचिए कि थकावट होता है तब उसका लक्षण क्या आपके पास आता है? समझने वाला प्रश्न है। जब थकावट हो जाता है तो जो आप यहाँ पर कोड़ी कुदाली चला रहे थे या लिखने का काम कर रहे थे उसमें आपको कमी आ जाएगी, काम में अब रुचि की कमी आ जाएगी थकावट जब होगी। तो इसका राइट आंसर होगा जब थकावट होता है तो उसका लक्षण है काम में रुचि कम हो जाती है, रुचि की कमी हो जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा, मनोभाव विकसित होता है। मनोभाव, मन का भाव कब से विकसित होने लगता है? कब से व्यक्ति अपना मन का भाव विकसित करने लगता है? शैशव काल से, बचपन से, प्रौढ़ता के दौरान या किशोरावस्था से? मनोभाव कब से विकसित होने लगता है आपको बताना है। ठीक है। मनोभाव कब से विकसित होने लगता है आपको बताना है। तो मनोभाव जो है आपका शैशव अवस्था से ही प्रारंभ होने लगता है। बच्चा को ही देखते हैं आप, मन का भाव अपना करने लगता है। किसी चीज को देख करके वो उसको खींचने लगता है, या माँ का कपड़ा खींचने लगता है जिसे वो बताता है ये करके बताता है किसको चाहिए, यानी उसके प्रति उसका मनोभाव है कि उसको लाओ। ठीक है। तो वो मनोभाव जो है शैशव अवस्था से ही विकसित होने लगता है। अगला है बर्ताव की समस्या को नियंत्रित करने की दो विधियां है। बर्ताव में अगर किसी का समस्या आ रहा है तो उसको नियंत्रित करने की दो विधि कौन सी है बताइए? प्रतिकार और सख्ती, रोकथाम और सजा, लाड़ प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। ठीक है। देखिए किसी की भी बर्ताव की समस्या को नियंत्रित करने की विधियां है कि उसे कठोर सजा दे करके प्रतिकार करके नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। किसी को भी बहुत अच्छे ढंग से यानी लाड़ प्यार और प्रेम से समझा करके उसके बर्ताव को जो है आप यहाँ पर सुधार सकते हैं, उसको अपना नियंत्रण में ले करके सुधार सकते हैं। तो आपका आता लाड़ प्यार और प्रेम से ही बच्चों को यहाँ पर सुधारा जा सकता है। अगला है एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। कोई भी बच्चा का शिक्षा कब से प्रारंभ हो जाता है आपसे पूछा जा रहा है? स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, जब वह चलना प्रारंभ करता है वयस्क दिनों से। ठीक है। तो देखिए बोला जाता है एक बच्चे की शिक्षा जो है उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी गर्भावस्था से ही लोग बोलते हैं कि प्रारंभ हो जाती है। यानी ऐसा आप कहावत सुने होंगे। क्या सुने हैं? कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस समय क्या होता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे चैनल्स दिखना चाहिए, संस्कार चीज देखना चाहिए। इससे क्या होता है? तो सब बोलते हैं कि बच्चा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या हो रहा है बताइए? तो बच्चा का वहीं से शिक्षा प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ है नहीं तो आपको लिखना है उसके जन्म से ही लिखना है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? देखिएगा जब छोटा बच्चा होता है तो वह सिर्फ क्या करता है, स्पर्श करता है किसी चीज को। किसी चीज को क्या करता है बताइएगा? स्पर्श करता है। वो माँ को भी स्पर्श करता है जिससे संवेदना का जन्म होता है। वह बताइए एक माँ के पास जो बच्चा जाता है
तो बच्चा जब माँ से छीना जाता है तो वह रोने लगता है, आपके पास नहीं आता है, रोने लगता है। तो क्या होता है, उसकी संवेदना को जानता है, उसके स्पर्श से उसके आकार को जानता है कि मेरी माँ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्पर्शनीय अनुभूति से एक बच्चा को जो है उस वस्तु की संरचना जानने में मदद करता है। अगर वो स्पर्श कर लेता है तो वो उसी चीज़ को उसी आकार में स्पर्श करता है। अगर वह मिलता है तो वह समझता है कि उसकी माँ ही है, और नहीं मिलता है उस आकार का तो समझता है कि उसकी माँ नहीं है। तो एक स्पर्शनीय अनुभूति जो होती है बच्चों को एक वस्तु की संरचना को जानने में मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? देखिए, संतुलन की समत्व चेतना यानी संतुलन, जो आप संतुलित रहते हैं, जो आप संतुलित होकर के काम कर रहे होते हैं, उसकी समस्त चेतना का जो विकास होता है वो किस में स्थित होता है, ठीक है। नेत्र में, मस्तिष्क में, कान में या नाक में, ठीक है। तो संतुलन की समस्त चेतना जो होती है वो आपके मस्तिष्क में विकास करती है। किस में करती है? मस्तिष्क में। क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क जो है पागल हो जाए, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, तो आप अपना संतुलन क्या करेंगे? खो बैठेंगे। क्या करेंगे? खो बैठेंगे। तो संतुलन की सभी प्रकार की चेतना जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से किसका सूत्रपात हुआ, किसका शुरुआत हुआ? इकाई योजना का, शिक्षा योजना का, सूक्ष्म शिक्षा योजना का, या मूल्यांकन साधन का? किसका हुआ था, ठीक है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जो है मूल्यांकन साधन का यहाँ पर जो है सूत्रपात किया गया था। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मकता का विकास होता है? चैप्टर हमने पढ़ा दिया, चैप्टर हमने सृजनात्मकता पढ़ा दिया आपको। सृजनात्मकता क्या है? किसी भी नवीन विचार को लाना, नवीन विचार को लाना सृजनात्मक होता है। नए नए विचार को लाना सृजनात्मक होता है, ठीक है। यानी कुछ हट करके नया कुछ करना ही सृजनात्मकता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मकता का विकास होता है? कितने वर्ष की आयु से सृजनात्मकता विकास होता है? बच्चा नया नया विचार लाने लगता है, बच्चा कुछ नया नया चीज करने लगता है, वो उसका विकास कब होता है? कुछ भी नया करना यह सृजन में चलेगा, ठीक है। तो एक छोटा बच्चा जो होता है वो भी कुछ नया नया काम करने लगता है, नया नया चीज बनाने लगता है, तो उसका सृजनात्मकता का विकास कब से होता है? 0 से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, या 21 वर्ष से अधिक, ठीक है। तो देखिए, सृजनात्मकता जो होता है नया नया विचार, वो 2.5 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2.5 से 6 वर्ष तक में बच्चा यहाँ पर कुछ नया नया चीज सृजित करते रहता है, ठीक है। तो सृजनात्मकता का विकास होता है 2.5 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक बच्चे में सृजनात्मकता विकास प्रारंभ होता है, एक बच्चे में सृजनात्मकता का विकास प्रारंभ होता है कब से? बताना है आपको, ठीक है। वयस्कता के दौरान, किशोरावस्था के, बचपन में, या जन्म से, ठीक है। तो सृजनात्मकता विकास प्रारंभ कब होता है? सृजनात्मक विकास का प्रारंभ कब होता है आपको बताना है, ठीक है। तो सृजनात्मक विकास का प्रारंभ जो होता है वो बच्चों में बचपन में ही होता है। किसमें होता है? बचपन में ही होता है। बचपन में ही इसका विकास होता है, ठीक है। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो इसका अपव्ययी कारक क्या है? एक बच्चा धीमा सीख रहा है, इसका अपव्ययी कारक क्या है, ठीक है। देखिए, यदि एक बच्चा धीमी गति सीखता है या धीमा सीखता है, इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षण विधि, समय और पैसा, पैसे और सामान, समय और ऊर्जा, ठीक है। बताइए, एक बच्चा धीमा सीख रहा है, क्या जो शिक्षण देने गए होंगे वो एक बच्चा के लिए अलग से कोई शिक्षा दिया होगा? हमें तो नहीं लगता है कि आपसे चलो कहिए कोई दिया होगा। आप किसी का मुंह दे करके शिक्षा नहीं देते हैं, क्लास में जब भी देते हैं सभी के लिए देते हैं ना। तो शिक्षण विधियां तो इसका वही कारक नहीं है धीमा सीखने का। समय और पैसा भी इसका कोई कारण नहीं बनता है सीखने के लिए, ठीक है। जिसके पास समय और पैसा नहीं भी है वह भी आदमी सीख सकता है। पैसे और सामान ये भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, डी ऑप्शन है, समय और ऊर्जा। क्या ऑप्शन है आपका? समय और ऊर्जा। बताइए, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो इसके लिए अपव्ययी कारक है
कि वह बच्चा जो है सीखने पर समय नहीं दे रहा है और वह अपनी पूरी ऊर्जा जो है सीखने पर नहीं लगा रहा है। ठीक है, यदि वह बच्चा पूरा समय देगा, पूरा ऊर्जा लगा देगा, तो वह बच्चा धीमा नहीं, वह स्पीड में सीखेगा। ठीक है, तो यदि एक बच्चा धीमा सीखता है, इसका मतलब है कि वह न तो समय दे रहा है सीखने के लिए और न ही उसमें वह ऊर्जा लगा रहा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे क्या है? अल्प अवधि माने कम समय पर यदि मूल्यांकन होता है तो इसका फायदा क्या होता है? यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, यह नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित होता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। ठीक है, तो देखिए अल्प अवधि में मूल्यांकन जो होता है उससे क्या फायदा होता है? तो यह नियमित कार्य की आदत बना देता है। क्या कर देता है? नियमित कार्य की आदत बना देता है। जैसे अगर 3-3 महीना पर हम ले रहे हैं तो ये बच्चों का आदत बन जाएगा। आदत बन जाएगा कि 3 महीना बाद फिर से मूल्यांकन होना है, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नियमित कार्य की आदत बनाना। ठीक है, नियमित कार्य की आदत बनाना। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा कर्ता और क्रिया के संबंध में गलती कर रहा है, यदि एक बच्चा है वह कर्ता और क्रिया के संबंध में गलती करता है तो शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है? तो शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है? देखिए अब ऐसा ही प्रश्न आएगा, लेकिन सेम प्रश्न तो छपेगा नहीं। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि एक बच्चा जो है यहाँ पर संधि और समास के बारे में गलती कर रहा है तो उसकी क्या करना चाहिए? चेंज कर देगा। ठीक है, कक्षा में उस बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करना। ठीक है, समझाने की कोशिश करना। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर उसे डांट कर और सजा देकर, उसे 10 बार लिखने को कहकर, व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। ठीक है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर बताइए? यदि एक बच्चा कर्ता और क्रिया के संबंध में गलती करता है तो शिक्षक उसकी मदद कर सकता है कि कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर के समझाना। ठीक है, एक बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो आपका दायित्व है शिक्षक का उस बच्चे को विशेष ध्यान देते हुए किसी चीज पर उदाहरण देकर के उसको समझा देना, जिससे बच्चा कर्ता और क्रिया के संबंध में फिर से गलती नहीं करेगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा के बाद आना चाहिए इनाम, फटकार, ज्ञान या प्रोत्साहन। ठीक है, देखिए अगर किसी भी व्यक्ति जो मोटिवेट किया गया हो तो उसको प्रेरणा मिला है किसी चीज़ के बारे में, तो प्रेरणा जब मिला तो उसके बाद उसको क्या होगा कि वह आगे बढ़ेगा, उसका प्रेरणा, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? प्रोत्साहन, यानी प्रेरणा के बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए? प्रोत्साहन आना चाहिए जब वो प्रेरित हो गया तब। ठीक है, प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। अगला है, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? एक शिक्षण योजना, जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो, शिक्षण योजना बना रहे हो, तो उसमें शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, ज्ञानार्जन विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी। ठीक है, तो एक शिक्षण योजना तैयार करते समय व्यवहारिक शिक्षण भी होना चाहिए, ज्ञानार्जन विशेषता भी होना चाहिए, शिक्षा पश्चात समीक्षा भी होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, साझा विश्वास या अनुभव से प्राप्त कर का विकास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, उस व्यक्ति में सृजनशीलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। अगला प्रश्न है, सहशिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, सहशिक्षा एक प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। कौन कौन से विद्यार्थी होते हैं इस शिक्षा में? सहशिक्षा में कौन कौन होते हैं? केवल लड़कियाँ होती हैं, केवल लड़कियाँ होती है, बच्चे और माता पिता होते हैं, लड़कियाँ और लड़के होते हैं। ठीक है, तो सहशिक्षा प्रणाली में यानी लड़के और लड़कियां जिसमें एक साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखिए सहशिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे.एफ. हर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं, मानस की क्रियाकलाप है जे.एफ. हर्ट के अनुसार। पहला है कठोर कार्य और विराम,
दूसरा है अनुभूति और कार्य, तीसरा है जानना, महसूस करना और इच्छा, और डी है तरीकों का प्रयोग। तो जे एफ हर्ट के अनुसार मानव की क्रियाकलाप कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है। तो जे एफ हर्ट के अनुसार जो है मानस का जो यहाँ पर क्रियाकलाप है वो किसी को जानना, फिर महसूस करना और इच्छा है, ठीक है, जानना, महसूस करना और इच्छा करना यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थॉमसन है, जॉन स्टुअर्ट है, पेस्टोलॉजी है, ए.आर. अस्तु है। देखिए यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो आंसर प्रमाणित किया गया था वो पेस्टोलॉजी है ना, लेकिन इसका एक आंसर कहीं कहीं अरस्तु भी मिलता है। आप बोर्ड के द्वारा प्रमाणित आंसर पेस्टोलॉजी की ओर ध्यान देंगे। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए जब बच्चा तनाव में हो और चिंता में हो? वैसे ही रहने देना जैसा वह है, डांटना और रोकना, सहानुभूतिशीलता होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, या उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंता होती है ना, शिक्षकों को उसमें क्या करना चाहिए? तो उससे सहानुभूतिशील होना चाहिए, माने उसको सहानुभूति देते हुए उससे पूछना चाहिए, और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा का चीज़, जब वो ऐसा कर रहा हो तो उसमें सतर्कतापूर्ण व्यवहार भी आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार और कौशल बढ़ाते हैं? कौन सा ऐसा प्रश्न हम करेंगे जिससे बच्चों में क्या होगा, सोच विचार और कौशल बढ़ेगा? व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर, तथ्यात्मक प्रश्न उत्तर, अवरोध प्रश्न उत्तर, या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों में सोच विचार और कौशल बढ़ाता है वो आपका होता है, देखिए तथ्यात्मक प्रश्न। क्या होता है? तथ्य पर आधारित प्रश्न आप जब दीजिएगा तब बच्चा लोग जो है यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो ये कितना था, 52 प्रश्न था, 52 का क्या हो गया, तो 52 का हो गया यहाँ पर तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है, तथ्यात्मक प्रश्न। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है, एक रचनात्मक बच्चा जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है? उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, चित्रकारी में निपुणता, या परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता है कि समस्याओं के समाधान की क्षमता उसमें होती है। कोई भी समस्या होगा उसके समाधान की क्षमता वो रखता है, वो मिल करके अपना समाधान कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, काल क्रमिक क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण है, वो 4 चरण का यहाँ पर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको हम यहाँ पर बताए हुए थे, अभी जो है यहाँ पर आपको बताया गया था संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपको बताया गया था ना। तो यहाँ भी देखिए बच्चों को सीखने का 4 लक्षण, ठीक है। तो ये भी संज्ञानात्मक विकास है। उसमें कौन था? तब पूर्व संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले संवेदीगामक अवस्था था, फिर पूर्व संवेदीगामक अवस्था, उसके बाद आपका यहाँ पर 4 को था, औपचारिक और अऔपचारिक, ठीक है। अब देखिएगा तो कालक्रमिक, एक क्रम के अनुसार बोल रहा है, एक क्रम के अनुसार एक बच्चे को सीखने का 4 लक्षण कौन है? एक बच्चा को सीखने का 4 लक्षण कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपको पहला संवेदी पूरक, फिर पूर्व प्रचलात्मक, औपचारिक और ठोस क्रियाएं। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बच्चा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। एक बच्चा केंद्रित शिक्षा है तो शिक्षा में बच्चा का क्या, शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका आपसे पूछ रहा है? एक निश्चित दर्शक के रूप में, बच्चा का एक सक्रिय सदस्य के रूप में, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक के रूप में, एक सख्त अभिभावक के रूप में, ठीक है। तो बच्चा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होना चाहिए? बी नंबर। बच्चों का एक सक्रिय साथी बनना पड़ेगा आपको। क्या बनना पड़ेगा? बच्चों का एक यहाँ पर सक्रिय साथी बनना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ में शिक्षक की यही भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है रट कर पढ़ना, लिख कर पढ़ना, मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, या उदाहरणात्मक तुलना, ठीक है। नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका जो है वो आपको क्या है? तो उदाहरणात्मक तुलना। किसी चीज़ को सीखना है
तो उसको जो उदाहरण जो दिया हो उसकी तुलना करके सीखिए। ठीक है, तो किसी भी प्रवर, किसी भी वस्तु को जब आप उदाहरण देकर तुलनात्मक सीखते हैं तो सीखने का सबसे कुशल तरीका आपका होगा। ठीक है, अगला है स्मरण के अंतर्गत आते हैं। स्मरण के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है आपको बताना है। बर्ताव, पठन एवं लेखन, प्रभावी शिक्षण, धारणा एवं अनुस्मरण। ठीक है, तो देखिए स्मरण के अंतर्गत जो आता है यहाँ पर, स्मरण के अंतर्गत उसमें मुख्य रूप से आता है, देखिए धारणा, धारण एवं अनुश्रवण। ठीक है, धारण एवं अनुश्रवण आता है। अगला प्रश्न है शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार करता है। मान लीजिए कि अगर आप शिक्षक हैं और उससे बच्चा से मित्रतापूर्ण नहीं बल्कि गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार आप करते हैं तो किस प्रकार का वातावरण तैयार हो सकता है, वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण तैयार होता है। ठीक है, तो गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। आमोद प्रमोद ससमय, खेल कूद समय, भय और विस्मय या स्वयं की अभिव्यक्ति, क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक गैर मित्रतापूर्ण, अगर बच्चा से मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तो वह किस प्रकार का वातावरण तैयार करेगा, तो भय और विस्मय का, आपके प्रति भय और विस्मय रखेगा, भय रखेगा और सारा चीज भूल जाएगा। तो यह शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव करने से किस प्रकार का वातावरण तैयार करता है, तो भय और विस्मय का। ठीक है, भय और विस्मय का। अगला है शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव है जो होता है। शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव होता है जो होता है औपचारिक, अनौपचारिक, अंतराल या निरंतर। तो शिक्षा क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, एक अंतराल में यानी निरंतर चलने वाली है। क्या है ये, आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है। स्कूल में पोशाक जो सरकार देने लगी इसका क्या रीजन है, स्तर का अंतर, समानता, फैशन वितरण या अधिनियम। ठीक है, तो स्कूल में बच्चों के बीच पोशाक वितरण का मुख्य करने का कारण है समानता लाना बच्चों में। नहीं तो एक बच्चा जो बहुत ही रंग बिरंगा कपड़ा पहन के आता है और एक बच्चा जो है स्कूल का पहन के सिर्फ आ रहा है तो ये दोनों में डिफर होता है, दिमाग से क्या होता है उतरने लगता है, वो लगता है कि ये अमीर है या पढ़ने में तेज है या कुछ इस कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है, क्यों सरकार ने पोशाक लगाई, तो यहाँ पर समानता लाने के लिए, सभी एक दूसरे को समान दृष्टि से देखे, किसी को गरीब किसी को अमीर नहीं समझे, इस कारण से किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को CDP 2012, यूपी टेट, MP टेट सभी का प्रश्न पत्र देखना होगा, तो हम आपको यहाँ पर डेली लेकर के जुड़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।